उड़ान, बाधाओं के बंद। नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मतदान का फाइनल दौर, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किसको पड़ेगी चोट। छत्तीसगढ़ और मिजोरम की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनादेश। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो पहले चरण की जो 20 सीटें हैं और मिजोरम विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें चुनाव का मतदान जारी है। विधानसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले को तो सबके सामने लाएंगे ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला होगा जिसने पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी ताकत को झोंका है। तो चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला है। हमने देखा कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक अपने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और उन्हें कितने प्रतिशत वोट मार्क्स के रूप में मिलते हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के हाथ में है, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही सर्वोपरि है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना है। तो बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की और मिजोरम की, जहां पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में जो 11 जिले हैं उनकी 20 सीटों पर और मिजोरम के 11 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की अगर बात की जाए तो उसमें 40 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 25 महिला प्रत्याशी हैं, 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए उन 10 सीटों का अब जिक्र करते हैं। तो मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रताप, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और ये दोपहर 3 बजे तक चलेगा। बची हुई जो 10 सीटें हैं जिसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, इसमें वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। मिजोरम में 8 लाख से ज़्यादा अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और इनमें 18 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 156 पुरुष उम्मीदवार। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण मतदान को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध कर चुका है। तो ये हमने आपको एक रूपरेखा बताई है कि जनादेश में हम छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जिस तरह से मतदान किया जा रहा है उस पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग जारी है। निर्वाचन आयोग के और मतदान को पारदर्शी निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। आइए अब आपका तारुफ कराते हैं हमारे साथ जो तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़े हैं। राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं अश्विनी मिश्रा और आइजॉल से जुड़े हुए हैं विक्रमजीत सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अश्विनी, अगर हम बात करें आज छत्तीसगढ़ की तो मैं ये पढ़ पा रही हूँ कि कांकेर, हालांकि उसमें सोमेश हैं, लेकिन वहाँ पर भी महिलाओं की लंबी कतार है अपने वोट को डालने के लिए। आप जहाँ पर मौजूद हैं ये बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह से मतदाता अपने लोकतंत्र के इस अधिकार को संवैधानिक रूप से आज इस्तेमाल कर रहे हैं? आजकल जबरदस्त उत्साह है। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा, जैसा कि आप बता रही हैं। बस्तर संभाग की और दुर्ग संभाग की 8 सीटें, बस्तर संभाग की 12 सीटें। सुबह से ये सिलसिला 8 बजे से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में कतार में लोग लगे हुए हैं, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं,
फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। मैं राजनांदगांव में हूँ। राजनांदगांव बड़ी बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से चुनाव प्रचार यहाँ से प्रत्याशी के रूप में है भाजपा से, और गिरीश देवांगन यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला दोनों राजनीतिक दलों के बीच में बताया जा रहा है। ये दिग्विजय महाविद्यालय है। दिग्विजय महाविद्यालय बड़ा यहाँ पर, जिसको संस्कार धानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, उस तरीके से माना जाता है। ये पूरा का पूरा मैं परिसर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 6 बूथ हैं और ये 6 बूथ जो है सुबह से ही लोगों से आने, बड़ी संख्या में मतदाताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। टोटल 6 मतदान केंद्र हैं और ये पूरा का पूरा राजमहल था 1957 तक। 1957 में इसे महाविद्यालय के रूप में यहाँ के राजा दिग्विजय दास जी ने समर्पित कर दिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब राजे रजवाड़े कहीं पदवियों और पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में, इस छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का उस समय हिस्सा हुआ करता था, उसको इन्होंने एक संस्थान के रूप में विकसित किया। बेहद महत्वपूर्ण है ये चरण। अगर देखें तो 23 साल में राज्य बनने के बाद कारीगुंडम में पहली बार मतदान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर पहली बार मतदान हो रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की चुनौतियां थी। अच्छी बात यह है कि साल 2018 में जहां पर बहुत सारे मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था, 196 के आसपास मतदान केंद्र थे, उनकी शिफ्टिंग की संख्या घटकर 149 हुई है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था का सीधा सीधा असर भी मतदाताओं में दिखता है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, 80 साल से ज़्यादा के युवा मतदाताओं को ये ऑप्शन है कि वो घर पर ही रहकर मतदान कर सकते हैं, वो लेकिन इस पर्व में खींचे चले आ रहे हैं मतदान केंद्रों की तरफ। उनसे भी हमने बातचीत की तो लोग पूरे उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में पहले चरण में छत्तीसगढ़। देखना होगा कि बघेल की वापसी होगी या रमन सिंह का जादू चलेगा। इसको लेकर लगातार जो तमाम मतदाता हैं उनका मत बहुत ज़रूरी है। और इसी पर एक टेक लेते हैं, अब आइजोल की जनता क्या कह रही है। अगर बात की जाए मिजोरम की, जहाँ के आइजोल से हमारे संवाददाता विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि सुबह जब आपसे बात हुई थी तब 8 बज रहे थे और इस वक्त 10 बजे से ज़्यादा का वक्त है, किस तरह से मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देख रहे हैं? मिजोरम की जनता किस तरह से लोकतंत्र के पर्व में अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए घर से निकल रही है? देखिए, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और तकरीबन 9 बजे के करीब तक का जो मतदान हुआ है उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 17% के करीब जो है मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है पूरे मिजोरम में। 8.5 लाख की कुल मतदाता है, जिसमें कि 17% ने जो है 2 घंटे में ही मतदान कर दिया है। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए, अभी भी दिखाइए कि किस प्रकार से सुबह 7 बजे से इस पोलिंग स्टेशन पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार छोटा एक स्कूल है ये प्राइमरी, और यहाँ पर देखिए लगातार लोग अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। लगातार ये भीड़ इसी तरह से बनी हुई है। लोग लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए कि किस प्रकार से अगली सरकार बनती है, किस प्रकार से इनका योगदान होता है। मेरी कई वोटरों से भी बात हुई है, वो काफी एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वोट देने के लिए काफी एक्साइटेड है कि किस प्रकार से प्रदेश की जो अगली सरकार बनेगी उसमें उनकी किस प्रकार से भागीदारी हो सकती है। जो लोग हैं उनको उनमें काफ़ी इस बात को लेकर है कि आने वाली सरकार में किस प्रकार से उनकी भागीदारी हो सकती है, आने वाली सरकार से उनकी अपेक्षाएं का और अपने इश्यूज को लेकर उन्होंने बात की है कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट दे रहे हैं। तो तमाम जो वोटर हैं यहाँ पर, हालांकि जिस मैं आइजोल जिले में हूँ, ये सबसे बड़ा जिला है मिजोरम का। पूरे 8.5 लाख की आबादी में से तकरीबन 2.25 लाख की जो वोटर है वो इसी जिले में है। तो यानी कि एक कहें कि तकरीबन 1/3 जो वोटर है वो इसी जिले में है। बाकी पूरे प्रदेश में जो है बाकी के वोटर हैं तकरीबन 5-5.5 लाख के। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मत प्रतिशत लोगों की जागरूकता को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं, स्वीप के कार्यक्रम चलाए गए हैं। वोटरों में जो है किसी प्रकार का भय मुक्त मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। कई ऐसे गांव थे, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन मिजोरम की ऐसी है कि वहां पर जो है किस प्रकार से पहुंचा जाए उसको लेकर जो है वाटरवेज का भी इस्तेमाल किया गया है। दुर्गम इलाकों में
सेम डे वापसी नहीं हो सकती ईवीएम मशीन को लेकर, तो वहां किस प्रकार से अगर रात में ठहरने की व्यवस्था है तो किस प्रकार से वहां सिक्योरिटी का इंतजामात किया जा सकता है। तो तमाम तरह के इंतजामात जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो पिछले दिनों में जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रयास किए गए हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल, वो प्रयास कितने कसौटी पर खरे उतरेंगे इस पर बिल्कुल जनता आज फैसला देगी। विक्रम, हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, खास तौर पर अगर बात की जाए कारीगुंडम की, जिसमें 23 साल के बाद एक बहुत अहम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर वोटिंग हो रही है, बात मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की जाए, ये भी ऐसा जिला है जो नक्सल प्रभावित है। आप क्योंकि खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या बदलाव आपने देखा? ये जो एक डर था कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के पर्व के रूप में जानने वाला महापर्व, यहाँ पर अब वो डर खत्म होता हुआ नजर आता है, इसलिए लोग घरों से निकलकर बेखौफ, निष्पक्ष और निडर होकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंचल, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर 23 साल बाद मतदान हो रहा, राज्य गठन के समझिए बाद पहली बार मतदान हो रहा है, तो वहीं पर यह भी स्थिति है कि जो सरेंडर्ड नक्सलाइट्स हैं या फिर जो एक्स एरिया कमांडर्स हैं, उनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं जो कि अब मुख्यधारा में शामिल हो चुकी हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी पहली बार कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सरेंडर नक्सलाइट हैं जो कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मुख्यधारा में आकर अब अपना मतदान सुनिश्चित कर रहे हैं और क्षेत्र में बदलाव की बयार बहा रहे हैं। जिन क्षेत्रों की आप बात कर रही हैं, इन क्षेत्रों में 10 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। लगभग 196 बूथों पर मतपेटियों को और मतदान कर्मियों को, ईवीएम मशीन को और मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी भेजा गया है। इसके पहले कि चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए बहुत सारे अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 600 बूथ ऐसे हैं जहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जो कि जिनको शिफ्ट किया गया है। पहले ज़्यादा तादाद में शिफ्ट किए जाते थे बूथों की संख्या जो थी वो, लेकिन घटकर अब लगभग 150 के 149 के आसपास है, जैसा इसके पहले मैंने बताया। कांकेर, अंतागढ़, कोंटा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, इन सब क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ये 7 बजे से चल रहे हैं। उसके अलावा मोहला मानपुर, जैसा कि आप बता रही थी, जहां पर मैं हूँ, राजनांदगांव, कवर्धा, खुज्जी, पंडरिया, इन सब क्षेत्रों में अगर देखें तो मतदान 8 बजे से शुरू हुआ है और 5 बजे तक चलेगा। शुरुआती 1-2 घंटे के आंकड़े जो अब तक जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा आधिकारिक तौर पर, उसमें 9% मतदान छत्तीसगढ़ में अब तक हो चुका है। यानी कि ज़बरदस्त उत्साह है। शुरुआती घंटों में अगर 9% मतदान होता है तो आप ये मान के चलते हैं कि मतदान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी स्थिति नहीं है कि दोपहर में मतदान कम हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ गर्मी के दिनों में हुआ करती हैं। लेकिन मौसम अच्छा है, मौसम सुहाना है, लोकतंत्र में लोगों का भरोसा ज़बरदस्त है, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह जबरदस्त है, तो बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आ रहे हैं। एक बार फिर यहाँ का आपको वो दिखाएंगे बूथों पर किस तरह का कतार है लोगों की, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उसके अलावा बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भागीदारी है आंचल देखें तो महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक दलों के मस्तिष्क में भले ही वो प्रत्याशी बनाते समय भले कम हो जाया कर। 223 माफ करिएगा, 223 उम्मीदवार सारे मैदान में हैं, जिनमें से महज केवल 25 महिलाएं हैं, 198 पुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में राजनीतिक दल भले ही कोताही बरतते हैं महिलाओं को। एक चीज अश्विनी आपसे समझना चाहेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें बूथों पर पहुंच रही हैं और आधी आबादी पूरी शिद्दत के साथ अपने इस संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रही है। जी आंचल, अश्विनी एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें सियासत की अगर बात की जाए इस चुनाव में, चाहे महादेव आपकी बैटिंग का मुद्दा हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर, तो तमाम पार्टियां करती ही हैं। कितना हावी होता हुआ आप इसको देख पा रहे हैं इन चुनावों में? आंचल देखें, जैसा कि दूरदर्शन ने नए तरीके से अपना चुनाव रथ भी भेजा है तीनों विधानसभा वाले राज्यों में, हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय ली चुनाव रथ के माध्यम से। हम अलग अलग हर एक ज़िले में लगभग पहुंच चुके हैं। दूसरे चरण में जिन 70 सीटों पर मतदान होना, उनमें अधिकतर जिलों पे हम वहां पर पहुंचेंगे, लोगों की राय लेंगे। जनता बहुत
मैच्योर है, जनता बहुत ज़्यादा परिपक्व है। जनता सीधे तौर से वो कहीं पार्टियों में बटी हुई नहीं दिखती। हाँ, राजनीतिक कार्यकर्ता साफ तरीके से पार्टियों में बटे हुए दिखते हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं मौन रहती है, जनता कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर शांत रहती है और वो मुखरता दिखती है मतदान केंद्रों पर जब उनकी आमद सबसे ज़्यादा होती है, जो कि आज दिख रही है। सबसे बड़ी बात करें अगर तो राज्य गठन के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था। पूरा का पूरा राज्य का गठन ही इसी सिद्धांत पर हुआ कि मध्य प्रदेश का हिस्सा काफ़ी पिछड़ा हुआ था, विकास की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी आज़ादी के बाद से लगातार, तो राज्य का नया गठन किया गया। राज्य के गठन के बाद सरकारें आई, 15 साल तक भाजपा का शासन रहा, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस का शासन रहा। अभी भी गांव के जो अंदरूनी इलाके हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण इलाके हो, अन्य सामान्य इलाकों के, वहाँ अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लोग अभी भी जो भारतीय राजनीति के जो मूल बिंदु है, जिसको बिजली पानी सड़क कहा जाता है, बिजली की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है दोनों सरकारों के बीच में, लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अकाल है, अभाव है। बस्तर के इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अद्भुत यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। लौह अयस्क यहाँ पे मिलता है, बॉक्साइट यहाँ पर मिलता है, सबसे शानदार जो आयरन ओर है, हेमेटाइट जिसको कहा जाता है, वो बेलाडीला का इलाका जो है दंतेवाड़ा के क्षेत्र में वो पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ से धरती से लोहा निकलता है तो धरती से लाल पानी भी निकलता है, धरती से लाल पानी निकलता है तो पानी पीने के बाद लोग बीमार होते हैं, मवेशी मर जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थितियाँ हैं कि बरसात के समय में सड़कों के अभाव में गाँव का संपर्क अपने जिला मुख्यालय से टूट जाता है, गाँव जो है टापू बन जाते हैं। बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर, महानदी है, सुवर्णा नदी है, दंतेवाड़ा में अगर देखें दंतेश्वरी मंदिर शक्तिपीठ के आसपास 2 नदियों का संगम होता है। तो ऐसी स्थितियां हैं कि ग्रामीण क्षेत्र अब भी विकास के मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं की बात कहिए, तो ये जो मूलभूत बुनियादी संरचना है उससे कहीं ना कहीं वो वंचित है। और शायद यही बदलाव की बयार देखने के लिए आज तो वो विकास कराता है, विकास की बदलाव की बयार जो है प्रत्याशियों से की जाती है और वो निश्चित तौर से इसी अपेक्षा के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए कि मुद्दों पर जाकर वोट डाले जाएं। आपके पास वापस आएंगे अश्वनी, हमारे साथ बिक्रमजीत भी जुड़े हैं। बिक्रमजीत, अगर आइजॉल की बात की जाए खास तौर पर, तो अभी मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने बड़ी भावुक अपील अपने तमाम वोटर्स से वहाँ की कि जब वो 16 साल के थे तब मिजोरम का गठन हुआ था और वो आइजॉल की सड़कों पर दिखे भी। क्या लगता है, क्या भावनात्मक तौर पर लोग वोट करने आ रहे हैं या फिर मुद्दे जिनका सबसे बड़ा जिक्र हमने सुबह भी किया, जिसमें रोजगार सबसे सर्वोपरि मुद्दा है, आज की जनता परिपक्वता के साथ साथ समझ को लेकर वोट कर रही है? देखिए, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो MNF को जो है 26 सीटें मिली थी 37% वोट के साथ। ZPM को मिली थी 8 सीटें जो है 22% वोट के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, लेकिन उनका मत प्रतिशत जो है 27% था। यानी कि ZPM से मत प्रतिशत तो कांग्रेस का ज़्यादा था लेकिन सीटें कम थी। तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को लगता है कि जिस प्रकार से उनका मत प्रतिशत तो ज़्यादा था लेकिन सीटें कम थी, तो इस बार किस प्रकार से अपनी सीटें बढ़ाई जा सकती है, इसके प्रयास को लेकर कहीं ना कहीं पर कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है सिलेंडर में चाहे कमी कीमतों में कमी की बात हो या फिर बात की जाए उनके रोजगार देने की बात हो या प्रदेश के विकास की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता से सरोकार रखते हैं, वो मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो है मतदान समाप्त होने से एक दिन पहले जो है मिजोरम के वोटरों से अपील की गई और ये बताया गया कि किस प्रकार से केंद्र की तरफ से नॉर्थ ईस्ट और खासतौर पर मिजोरम के विकास के लिए कार्य किए गए। कोई भी इसी प्रकार से MNF हो या फिर ZPM हो, तमाम पार्टियों की तरफ से भी, ZPM क्योंकि एक नई पार्टी बनी है और इस बार जो है सत्ता की रेस में सबसे आगे जो है राजनीतिक पंडित मान रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं पर तमाम प्रयास जो है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लुभावने वादे जो है राजनीतिक दलों के द्वारा वोटरों से किए गए हैं, लेकिन यहाँ के वोटर का मत
प्रतिशत और वोटरों से बात करके पता लगता है कि वोटर काफी जागरूक है और जो प्रदेश के विषय है उसको लेकर काफी सोच रखता है, विचार रखता है, और यही वजह है कि यहाँ का जो मत प्रतिशत है वो काफी हाई रहता है। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है सोच समझकर वोट करते हैं, और साथ ही जिस प्रकार से चुनाव आयोग के कार्यक्रम रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जो है एक अधिकार के रूप में करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पर ये सब चीजें जो है प्रभाव करती हैं और वोटर जो है ये सब सोचकर ही मतदान अपना प्रयोग में लाता है। बिल्कुल, और यही सोच होनी चाहिए। अश्विनी, अगर हम तुम तमाम बड़े नामों की बात करें जो इस बार इस चरण में छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, वो बड़े नाम क्या हैं और ख़ास तौर पर जिनकी साख इस वक्त दांव पे लगी हुई है? निश्चित तौर से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। गिरीश देवांगन यहाँ पर उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि यहाँ पर जो खनिज विकास निगम है उसके वो चेयरमैन हैं। कांग्रेस की ही अगर बात करें तो आबकारी मंत्री कोंटा से, जो कि कवासी लखमा है, जो कि अपने बयानों के लिए बेहद चर्चित और जाने जाते हैं। कवासी लखमा जो है कोंटा से आबकारी मंत्री के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। लता उसेंडी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही हैं, वो कोंडा गांव से हैं। कोंडा गांव से ही अगर देखें तो मोहन मरकाम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मंत्री है यहाँ पर। उसके अलावा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष, और साथ ही साथ सांसद यहाँ पर प्रदीप बैज जो है वो चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन मरकाम, प्रदीप बैज, ये बड़े नाम है। डॉक्टर रमन सिंह बड़े नाम है। ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस 20 सीटों पर चुनाव में लगी हुई है। निश्चित तौर से अगर देखें तो दोनों राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से लगी हुई है। भाजपा जहां पर यहाँ पर औना सहबो बदल के रहबो का नारा दिया है, बदलाव और परिवर्तन की अपेक्षा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने भरोसे के जरिए, अपने विकास कार्यों के जरिए जनता के बीच में गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 दिनों में मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का इंतजार जनता बड़ी शिद्दत से कर रही है। यानी कि जनता बहुत जागरूक होने के साथ साथ जनता बहुत कैलकुलेटिव और जनता बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गई। परिपक्वता इसी को कहते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आने के बाद अब जनता जो है स्पष्ट तरीके से याद रही है कि राजनीतिक दलों के वादे क्या हैं, राजनीतिक दलों के किए गए पहले के वादे और वर्तमान वादे क्या हैं, तो जनता उस तरीके से मान रही है। सबसे बड़ी बात अगर करें तो इन क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ रही है, तो वहीं पर भाजपा ने अभी घोषित तरीके से अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की है जी। लेकिन ये अघोषित तरीके से माना जा रहा है कि प्रदेश में जो है सबसे कद्दावर मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये जो सीट जहां पर मैं हूँ राजनांदगांव, ये डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। तो अब जो भी नतीजे आएंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि क्या स्थितियाँ बनती है। लेकिन ये निश्चित तौर से मान के चले कि कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का जो चिन्हांकन है, जिसको कहेंगे भविष्य का जो मूल्यांकन है, वो इस चरण में 20 सीटों पर जनता जनार्दन कर रही है। और राज तिलक किसका होगा, ये जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन पता लगेगा। और साफ तौर पर अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि जनता अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रही है, लेकिन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो आज अपनी किस्मत मिजोरम में कहीं ना कहीं उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, और कौन से ऐसे बड़े नाम आज शामिल हैं, इस पर भी बात करेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़े रहिए खास पेशकश जनादेश के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो जनादेश में। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता दोनों अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं अश्विनी मिश्रा जो कि राजनंद विधानसभा क्षेत्र से हैं, और साथ ही साथ विक्रम जुड़े हुए हैं मिजोरम आइजोल से। विक्रम, सवाल यही कि कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और जिनको लेकर आज जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा है यहाँ पर। जोरामथांगा जो हैं वो प्रत्याशी हैं, आइजोल शहर से ही प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो वित्त मंत्री हैं एमएनएफ के, वो भी यहीं से ही प्रत्याशी हैं, आइजोल शहर से ही। लालदू हुमा जो है ओपोजिशन के विपक्ष के नेता हैं और ZPM के नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूलाल सा था जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ये जो है ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी की तरफ से हालांकि 40 विधानसभा सीटें, लेकिन 23 ही उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई दिग्गज जो है चुनाव बीजेपी में अभी नहीं लड़ रहा, क्योंकि बीजेपी की पिछली बार जो है एक ही विधायक चुनकर जो है आया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बार काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो, और साथ ही साथ जो है बीजेपी की सीटों में भी बढ़ोतरी हो। इसके लिए तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। बाकी पार्टियों की तरफ से भी जो है, कांग्रेस की तरफ से भी जो है तमाम प्रयास किए गए। जयराम रमेश का यहाँ पर आना हुआ, शशि थरूर यहाँ पर आए। इसके अलावा ZPM और MNF की तरफ से भी प्रदेश भर में प्रचार प्रसार किया गया है पार्टी को जिताने के लिए। अब देखना होगा जनता किसे चुनती है। चलिए, तो इस पर रही कि हमारी खास नज़र, और लगातार हम अपने अलग अलग बुलेटिन्स में ये जानेंगे किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि मत प्रतिशत का बढ़ना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका, और साथ ही साथ विक्रमजीत आपका, इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो जनादेश के इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि हम अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के ज़रिए आपको ये बताएं कि इस वक्त बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर बात हम करें मिज़ोरम की, तो किस तरह से वहाँ पर मतदान की ये प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहले चरण के कुल 11 ज़िले हैं, जिसमें 20 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 7 सीट सामान्य है, 1 सीट अनुसूचित जाति, 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, और मिज़ोरम में भी एक ही दौर से आज वोटिंग की जा रही है। तो फिलहाल जनादेश के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।